आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं, फिर भी हमारे सियासदानों के नारे नहीं बदले। हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए, लेकिन राजनीतिज्ञों के और पॉलिटिकल पार्टीज के नारे नहीं बदले। हम कंप्यूटर युग में प्रवेश कर गए। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई, लेकिन सरकारों के नारे नहीं बदले। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज आज़ादी के 75-76 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अगर आप सियासतदानों, राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पार्टियों के नारों और खासकर चुनावी काल में, चुनावी वर्ष में नारों की बात सुनिएगा तो आपको वही पुराने नारे याद आए। चाहे वो 1970 के दशक का गरीबी हटाओ का नारा हो, जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, या फिर चरण सिंह जी के समय में किसानों को लेकर के नारे गढ़े गए, जय जवान जय किसान हुआ, उसमें कई और नई चीजें जोड़ी गई, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, सब कुछ होता गया, लेकिन फिर भी कुछ वैसे नारे हैं जो कभी नहीं बदले। गरीबी, बेरोजगारी हटाओ, भूखमरी दूर करो, सड़क बिजली दो, स्वास्थ्य दो, अपराध कम करो, नौकरी देंगे, सब व्यवस्था बदल देंगे। नारों की झड़ी और वादों की लड़ी, आम जनता परेशान है। वस्तुतः ये नारे क्यों नहीं बदलते हैं? आइए इसी पर आज एक विवेचना करते हैं। यूं तो मोटे तौर पर देश के सभी राज्यों की यही स्थिति है, और पैन इंडिया जब चुनाव आता है तो यही नारे लगते हैं, लेकिन न तो गरीबी हटी, न बेरोजगारी दूर हुई, न गुर्बती समाप्त हुआ, न आम आदमी के लिए आज भी शिक्षा और चिकित्सा ठीक हुआ, न सभी को घर मिल सका। कितने आवास योजनाएं, इंदिरा आवास योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से लेकर सुनिश्चित रोजगार योजना, और मनरेगा से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस सब के बावजूद हकीकत यही है कि एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या न्यूनतम बुनियादी शिक्षा और चिकित्सा के सुविधाओं से महरूम है। अगर मैं अपनी विवेचना को बिहार तक सीमित रखूं तो कुछ आंकड़े आपको और कुछ वादे आपको मजबूर कर देंगे यह सोचने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी हाल में ही वर्तमान सरकार ने फिर से एक वादा किया कि यदि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो 2 साल में गरीबी दूर कर दी जाएगी, और ये अखबारों में भी छपा था। आप इस अखबार की कटिंग को आप देखेंगे, और ये कोई मेरे स्रोत नहीं है। मैं जिन स्रोत को कोट कर रहा हूं वो कोट भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो स्रोत भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्रों, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि 7 दशक के बाद भी हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी गुर्बती में जी रही है। अभी जो आंकड़े रिलीज हुए उसके अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार सबसे आगे है, 51% से आगे, यानी आधी से ज्यादा आबादी अभी भी गरीबी में जी रही है। यद्यपि केंद्र की सरकार कहती है कि अब हमारा नारा गरीब हटाओ नहीं, हमारा नारा अब अच्छा शासन लाओ, हमारा नारा अब देश को आगे बढ़ाओ है। और अगर यह तथ्य है तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को
अनाज क्यों दिया जा रहा है? इसका मतलब हम ये मानते हैं या सरकार मानती है कि 80 करोड़ लोगों को खाने को अनाज नहीं है। अब इस देश की आबादी 130-135 करोड़ है और उसमें 80 करोड़ लोगों को अगर अब भी अनाज देने की नौबत हो तो इससे बड़ी शर्मिंदगी किसी प्रजातांत्रिक मुल्क के लिए और क्या हो सकता है? विडंबना जरा देखिए, आंकड़े जो प्रकाशित हो रहे हैं वे बड़े उत्साहवर्धक हैं। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक और PwC से लेकर कई इंटरनेशनल एजेंसियां कहती है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमारी इकोनॉमी आने वाले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन, यानी आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कीजिएगा तो करीब करीब 400 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बहुत नीचे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम बहुत नीचे हैं, हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे फ्रंट्स हैं जहां बहुत पीछे हैं। एक राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान ने एक सर्वे किया तो उसने पाया कि दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में भारत में अर्थव्यवस्था में वृद्धि और रोजगार का सृजन दोनों में टोटल डिस्कनेक्ट है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि देश तो तरक्की कर रहा है लेकिन ये पैसे कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के जेब में जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 5% से कम लोगों के हाथ में देश की 76% धनराशि उपलब्ध है। गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। और इसीलिए ये नारे नहीं बदलते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, पीढ़ियां बदल जाती हैं, हम और आप बदल जाते हैं, राजनीतिक दलों के नाम भी बदल जाते हैं, नारे नहीं बदलते हैं। दोस्तों, यह अत्यंत चिंता किंतु मंथन का विषय है। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं, आपके समक्ष मैं कुछ नारों को रखकर फिर इसकी विवेचना में आगे बढ़ूंगा। गरीबी हटाओ का नारा खत्म हुआ? आपको ये प्रश्न आपको खुद से पूछना है। मैं ये सारे प्रश्न आपके लिए, आम जनता के लिए छोड़े जा रहा हूं। गरीबी हटाओ का नारा खत्म हुआ? बेरोजगारी दूर करने का नारा खत्म हुआ? सबको समान शिक्षा देंगे नारा खत्म हुआ? सबको अच्छा स्वास्थ्य देंगे नारा खत्म हुआ? अपराध खत्म कर देंगे नारा खत्म हुआ? शानदार सड़कें बनेगी नारा खत्म हुआ? सबको शौचालय देंगे नारा खत्म हुआ? सबके लिए घर देंगे नारा खत्म हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं होता है इसको जरा आप सोचिए। किसानों के नारे बदले क्या? शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो एक फेज था उस पीरियड के, जो भी स्टेट्समैन थे देश के लिए बहुत कुछ किया। उसके बाद से निरंतर बातें होती रही। किसानों की स्थिति बदली क्या? केंद्र सरकार ने फिर एक नारा दिया कि अगले कुछ वर्षों में किसान की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। अब बड़ा दिलचस्प बात है कि उनके लिए जो अधिनियम, उनके लिए जो कानून लाया गया था, उन लोगों ने ही विरोध कर दिया। कुछ तो बात होगी, माने जिनके लिए कानून बन रहा है उनको पता ही नहीं कि क्या बन रहा है। मोटे तौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो यहां हम लोगों ने, बिहार अभी भी लगभग 24 से 25% GDP का एग्रीकल्चर ही कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। हालांकि ये बात अलग है कि वो प्रोडक्टिव और वो कृषि नहीं है, बस जस्ट सब्सिस्टेंस के लिए है, जीवन यापन के लिए हो रहा है। उसके बहुत कम हिस्से का मार्केट होता है। लेकिन फिर भी ब्रिटिश का दिया हुआ जो शानदार इरिगेशन प्रणाली था उसको भी हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। और आंकड़ों की बात हम नहीं करेंगे। 56 लाख हेक्टेयर में खेती होती है और वो बहुत सारे आंकड़े हैं, मैं उनकी क्या बात करूं। आंकड़ों का ही तो खेल है, आंकड़ों की ही तो बाजीगरी है। तमाम ब्रिटिश इरिगेशन सिस्टम, कैनाल सिस्टम को हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया।
यहां योजनाएं इसलिए नहीं बनती कि किसानों को फायदा हो जाए, योजनाएं इसलिए बनती है कि किसी व्यक्ति को, किसी फर्म को फायदा हो जाए। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने पूरी इरिगेशन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, पैरेलल खड़ा करने की बात हुई, निश्चय योजना बना, हर खेत को पानी मिल गया क्या? आज भी किसान जब उसका प्रोड्यूस होता है, जब वो हार्वेस्ट करता है, औने पौने भाव में उसका अनाज, उसकी सब्जियां, उसके फल बिक जाते हैं। इतनी प्रणाली कथित रूप से विकसित करने का प्रयास किया गया पैक्स के माध्यम से और बहुत चीज के माध्यम से। ये तो हमारे किसान भाई बताएंगे कितना फायदा उनको हुआ, इसलिए कि ये प्राथमिकता में है ही नहीं, ये कहीं प्राथमिकता में नहीं है और हम लोग ये मुगालते में हैं। बिहार में विगत, माने अगर मैं यूं कहूं, मेरा एक लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और जिस सेवा से मैंने सेवानिवृत्ति प्राप्त की, उसमें जो अनुभव हुए, मैंने इस YouTube के लॉन्च के समय ही बताया था कि उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आप यूं समझें कि इस देश में जितने भी पिछड़े राज्य हैं, उसके सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बिहेवियर पर अगर आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ समानता है। हमारे राज्य में हर एक 5 साल पर, अगर उपचुनाव नहीं हुए तो हर एक 5 साल पर चुनाव होते हैं। यह बात स्वीकार्य है और ये बहुत स्वाभाविक भी है कि जब चुनाव की घोषणा होगी तो पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत ही हेक्टिक हो जाएगी, राजनीतिक सरगर्मियां बहुत बढ़ जाएंगी। लेकिन हमारे यहां क्या है, इस राज्य में हम लोग 5 साल में 4 साल 9 महीने, 4 साल 8 महीने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें करते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहती है। चौक चौराहे से लेकर घर तक, ड्राइंग रूम तक, बाजार में, स्कूल में, हॉस्पिटल में, ट्रेन में, प्लेटफॉर्म में, कचहरी में, सब जगह सिर्फ राजनीति। आप सोच करके देखिए, अभी जो बिहार की राजनीतिक हालात हैं, हर घर में, हर चौर चौराहे पर सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। और जब हम वोट देते हैं तो सिर्फ हमारे पास यही कंसिडरेशंस होते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि क्या कभी आपने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए वोट दिया था? क्या आपने कभी अपने स्वास्थ्य के लिए वोट दिया था? क्या आपने अपराध के लिए वोट दिया था? क्या आपने गरीबी दूर करने के लिए वोट दिए थे? आप एक और बात समझिए, यहां जब आप जनसभाओं में जाइएगा तो हमारे सारे सियासतदान, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि ये हमारे वर्कर हैं, ये हमारे पॉलिटिकल वर्कर हैं। वर्कर का उल्टा क्या होता है? ओनर, मालिक। और आप बड़े शान से ये कहते हैं कि हम वर्कर हैं। तो अगर आप वर्कर बनने के लिए तैयार हैं तो कोई मालिक बनने के लिए क्यों नहीं तैयार होगा? इस राज्य का दुर्भाग्य देखिए, ब्रिटिशर्स के पहले सल्तनत और मुगलों का शासन था। ब्रिटिश आया, उसने एक प्रथा और एक चलन शुरू किया हाकिमगिरी का, वो गए, उसके बाद फ्यूडल, और हमारा जो अभी स्टेट है ना, वो ब्रिटिश और फ्यूडल लिगेसी का रेमिनेंट्स है। हम तुरंत फॉलोअर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप वर्कर बनने के लिए तैयार हैं तो याद रखिए कि कोई आपका मालिक बनने के लिए भी तैयार बैठा हुआ है। और 5 साल में यदि आप 4 साल 9 महीने सिर्फ उन्हीं की चर्चा करते रहेंगे तो वही रेलिवेंट होंगे। और अगर आप राजनीति की ही बात करना चाहते हैं तो कितने प्रतिशत लोग हैं, कितने प्रतिशत परिवार हैं जिनके लोग बिहार की राजनीति में आ गए हैं? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप वर्कर बनने के लिए तैयार हैं तो वो लोग मालिक बनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए इस मानसिकता से निकलिए। क्यों हम 4 साल 9 महीने उन्हीं की चर्चा करेंगे?
एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे, उनका नाम था जोसेफ मर्फी। उन्होंने ह्यूमन माइंड पर बहुत रिसर्च किया। वो राइटर भी थे, वो रिलीजियस लीडर भी थे, प्रीचर भी थे, प्रिस्ट भी थे। उन्होंने हिंदुस्तान में आकर यहाँ के माइथोलॉजी, यहाँ के धर्म सबका अध्ययन किया और एक शानदार किताब लिखी। उस किताब का नाम है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। वो कहता है कि आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कोई चीज बार बार बोलिएगा तो वही होगा, और आप बार बार वही चीज बोलते हैं जो आपको नहीं चाहिए। हम बार बार वर्कर बनने के लिए तैयार हैं तो कोई मालिक बनने के लिए बैठा हुआ है। इसलिए समझने की जरूरत है कि अगर हमको अपने आप को, अपने समाज को, अपने गुरबती को, अपने आर्थिक हालात को, अपने सामाजिक हालात को ठीक करना है तो इन नारों को बदलना होगा। और जो लोग ऐसे नारे देते हैं उनसे यह प्रश्न पूछना होगा और बंद कीजिए 24/7 पॉलिटिक्स की बात करना। कुछ नहीं आपको मिल रहा है। स्वार्थी बनना पड़ेगा आपको मतदान के लिए, स्वार्थी होना पड़ेगा आपको नेताओं को चुनने के लिए। अजीब स्थिति है, देख करके बहुत दुख होता है। इस राज्य में राज्य के 11-12 करोड़ जनता का मुख्य विषय ही विमर्श का सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। और यकीन मानिए कि जब तक ये आप करते रहेंगे तब तक आपका और हमारा भला नहीं हो सकता है। इस दिशा में कुछ मांग उठनी चाहिए और यह मांग आपके थ्रू आना चाहिए या आपको यह मांग उठानी होगी। 3 मांगों की बात मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं। पहला मांग, एक कानून बने कि हर ब्यूरोक्रेट, हर जज, हर मिनिस्टर, हर विधायक, हर एमपी, हर निर्वाचित जनप्रतिनिधि के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और इस शासक का उनको एफिडेविट देना होगा। जैसे हम लोग नौकरियों में देते हैं, एफिडेविट देना पड़ता है, शपथ पत्र। और अगर किसी के बच्चे वहां नहीं पढ़ते हैं तो सरकारी जो सुविधाएं मिल रही है उससे उनको महरूम किया जाए। पहला डिमांड यह होना चाहिए कि इन सबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। देखिए कैसे सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक होती है। पीसमिल से कुछ नहीं होता है। अगर समाज के इस एलिट वर्ग के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, आप सिर पीट के रह जाइएगा। सरकारी स्कूलों की, कॉलेजों की व्यवस्था ठीक नहीं होगी। दूसरी मांग, मैंने आपको बताया था 22,000 करोड़ खाली शिक्षा पर खर्च होता है साल का, और करीब 17-18 हजार करोड़, एग्जैक्टली फिगर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य पर खर्च होता है। फिर यहां के लोग, राजनेता, बड़े अधिकारी क्यों दिल्ली इलाज कराने जाते हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी के आंख का इलाज यहां नहीं हो सका? मैं ये नहीं कहता हूं कि उनको बेहतर चिकित्सा का अधिकार नहीं है। मुख्य सचिव बीमार हुए तो क्यों दिल्ली ले जाया गया? मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मैं किसी की कोई पर्सनलाइज बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि अगर 18,000-19,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है तो दूसरा नियम यह बने कि सभी सरकारी अधिकारी, सभी लोक सेवक, सभी जजेज, सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, सभी एमपी का खुद का और उनके बच्चे का इलाज सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल्स में होगा। और अगर कहीं प्राइवेट में वो इलाज कराते हैं तो उनको जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के तहत राशि रिइंबर्स हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाएगा। आप देख लीजिए कैसे चिकित्सा की स्थिति सुधर जाती है, तुरंत सुधर जाएगी। और तीसरा, ये वीवीआईपी कल्चर के अगेंस्ट आवाज उठनी चाहिए। आप आकर के राजधानी में देख लीजिए, एक एक बंगले पर साल में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कई सड़कें बंद कर दी गई सुरक्षा के नाम पर। टैक्स हम देते हैं, टैक्स आप देते हैं। भारत का संविधान हमको मूलभूत अधिकार देता है, क्यों बंद कर दिया जाएगा सुरक्षा के नाम पर? और अगर आप बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए वो कुर्सी। ये विषय होने चाहिए, विषय ये नहीं होने चाहिए। और जिस दिन ये 3 चीज उठेगा,
चीजें अपने आप बदल जाएंगी। दोस्तों, नारे इसीलिए नहीं बदलते हैं, वो नारे वो नहीं बदलेंगे। आप अपनी सोच, अपने विमर्श, अपनी चर्चा और अपनी प्राथमिकताओं को बदलिए, थोड़ा स्वार्थी होइए और देखिए चीजें कैसी बदलती चली जाएंगी। मैं कोई निराशावादी नहीं हूं, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण यकीन है कि आने वाली पीढ़ी, खास करके नए बच्चे जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, आने वाले बच्चे जो एजुकेशन की खस्ता हाल को देख रहे हैं इस राज्य में, उनको आगे आना होगा। और वर्कर बनने के लिए नहीं, याद रखिए, जब तक आप फॉलोअर और वर्कर बनते रहिएगा, कोई आपका मालिक बनने के लिए तैयार है। अपनी सोच बदलिए, अपनी पहचान बदलिए और अपनी आवाज बदलिए। देखिए यह राज भी बदलेगा और यहां के नारे भी बदलेंगे और सब व्यवस्था ठीक होगी। नमस्कार।